कभी सोचा है कि एक हीरा, एक पेंसिल की नोक और हमारे अपने डीएनए, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है एक ही तत्व, कार्बन। तो आज चलिए इसी कमाल के तत्व की दुनिया में चलते हैं और इसके कुछ राज जानते हैं। तो सीधा सवाल ये है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन लाखों करोड़ों अलग अलग कंपाउंड्स बना ले? मतलब हमारे डीएनए से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक तक हर जगह कार्बन ही क्यों है? क्या खास है इसमें? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे आज के हीरो यानी कार्बन की कुछ यूनिक एबिलिटीज में। तो चलिए एक एक करके कार्बन की इन खासियतों को समझते हैं जो इसे असल में जीवन का आधार बनाती हैं। कार्बन की पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी या चतुर संयोजकता। इसको ऐसे समझिए जैसे कार्बन के 4 हाथ हैं और इन चारों हाथों से ये एक साथ 4 दूसरे एटम्स को मजबूती से पकड़ सकता है। ये जो पकड़ है, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो असल में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। और यही 4 हाथ इसे एक ऐसा वर्सेटाइल बिल्डिंग हब बनाते हैं जो हर दिशा में जुड़कर कमाल के 3D स्ट्रक्चर्स बना सकता है। अब आती है इसकी दूसरी और शायद सबसे जबरदस्त पावर, कैटनेशन या श्रृंखलन। इसका मतलब है कार्बन की खुद से ही जुड़ते जाने की काबिलियत। ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, स्टेबल चेन्स और रिंग्स बना सकता है। और यही वो खूबी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूलर स्केलेटन बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग का ढांचा होता है। तो जरा सोचिए, एक तरफ 4 अलग अलग दिशाओं में जुड़ने की ताकत, दूसरी तरफ खुद के साथ ही लंबी लंबी चेन बनाने की काबिलियत, और ऊपर से ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी आसानी से बॉन्ड बना लेता है। बस इन्हीं सब वजहों से कार्बन को जीवन के मॉलिक्यूल्स का मास्टर आर्किटेक्ट कहा जाता है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि कार्बन क्या क्या कर सकता है, पर अगला सवाल ये है कि इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को केमिस्ट्स आखिर कागज पर दिखाते कैसे हैं? जाहिर है उन्हें इसे दिखाने के लिए एक आसान तरीका चाहिए था। सबसे पहला और बेसिक तरीका है कंप्लीट फॉर्मूला। इसमें हर एक एटम और हर एक बॉन्ड को दिखाया जाता है। ये एकदम एक्यूरेट तो है, पर जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है ये बहुत क्लटर्ड, मतलब भरा भरा और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने के लिए आया कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स को छिपा दिया जाता है और एटम्स के ग्रुप्स को एक साथ लिख देते हैं। ये देखने में थोड़ा साफ सुथरा लगता है, पर बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये भी काफी लंबा हो सकता है। अब फिर आया सबसे शानदार और एलिगेंट सॉल्यूशन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, केमिस्ट का फेवरेट। इसमें हर लाइन एक बॉन्ड है और हर कोना या लाइन का सिरा एक कार्बन एटम। कितना सिंपल है! इसने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाना और समझना दोनों को ही सुपर फास्ट और आसान बना दिया। ठीक है, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। जब लाखों कंपाउंड्स हों तो उनका नाम कैसे रखा जाए? एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही भाषा बोलें, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए मोटे तौर पर 2 सिस्टम हैं। एक तो है कॉमन नेम्स। ये अक्सर इस बात पर रखे जाते थे कि वो चीज़ मिली कहाँ से। जैसे फॉर्मिक एसिड का नाम चींटियों के लैटिन नाम फॉर्मिका से आया। पर दूसरा और कहीं ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीका है IUPAC नेमिंग। ये रूल्स पर बनाए ग्लोबल स्टैंडर्ड है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि नाम सीधे सीधे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। और IUPAC सिस्टम का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे लंबी कार्बन चेन जिसे पेरेंट चेन कहते हैं उसे ढूंढो। स्टेप 2, उस चेन पर नंबरिंग करो और इस तरह करो कि ब्रांचेस को सबसे छोटा नंबर मिले। स्टेप 3, जो ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नाम रखो। और स्टेप 4, इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर एक यूनिक नाम बना दो। सिंपल। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नाम है 3-मिथाइल हेप्टेन। अब इसको तोड़ते हैं। हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन की पेरेंट चेन, मिथाइल का मतलब है 1 कार्बन वाली ब्रांच, और 3 क्या है? ये उस ब्रांच का एड्रेस है कि वो तीसरे नंबर के कार्बन पर लगी है। देखा, नाम से ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। अच्छा, अभी तक हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जो कि स्टैटिक हैं, पर असलियत में मॉलिक्यूल्स कभी रुके नहीं रहते।
वो लगातार मूव करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, बदलते रहते हैं। तो चलिए अब मॉलिक्यूल्स की इस डायनामिक दुनिया में चलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये समझ लीजिए कि ये कुछ पुराने बॉन्ड्स के टूटने और कुछ नए बॉन्ड्स के बनने की कहानी है। दैट्स इट, पूरा सार यही है। अब ये बॉन्ड टूटते कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। एक है होमोलिटिक क्लीवेज, इसमें बॉन्ड एकदम बीच से टूटता है और दोनों एटम्स को अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है। इससे बनते हैं फ्री रेडिकल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। दूसरा तरीका है हेटेरोनिटिक क्लीवेज, इसमें एक एटम थोड़ा लालची होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। इससे बनते हैं आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ज्यादातर रिएक्शंस की शुरुआत यहीं से होती है। और इन रिएक्शंस के दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक है न्यूक्लियोफाइल्स या नाभिक रागी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन रागी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जब एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल मिलते हैं तो एक नया बॉन्ड बन जाता है। ये एक तरह का मॉलिक्यूलर डांस है जहां एक डोनर है और एक एक्सेप्टर। तो हमने देखा कि कैसे कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक रूल्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत दुनिया तैयार होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतने सरल नियमों से बनी ये जटिल दुनिया अपने अंदर और न जाने कितने रहस्य छिपाए हुए हैं।